हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए आपके साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक एक नई डिज़ाइन में लेके आया हूँ, जिसमें एक नोटबुक में पहले मैंने नोट्स बनाए हैं और उसके बाद में इन नोट्स को आपके पास समझाऊंगा। जैसे कि आप जानते हो कि प्रत्येक ह्यूमन बीइंग की 3 बेसिक नीड्स होती है। प्रत्येक व्यक्ति की 3 नीड्स होती है। वो होती है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी के लिए, फूड के लिए अपन ने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन वाला, वो पढ़ लिया। और क्लॉथ के लिए अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इस शब्द से, फाइबर शब्द से आप पहले से परिचित हैं। 6th और 7th क्लास में आपको, 6th में प्लांट फाइबर और 7th में एनिमल फाइबर आपको पहले से बता दिया। फाइबर होते क्या हैं? तो फाइबर होते हैं, फाइबर आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स। छोटे छोटे जो फिलामेंट्स होते हैं, इनसे मिलकर फाइबर बनते हैं। जैसे मेरा शर्ट है, तो शर्ट के अंदर जो फाइबर्स आपको दिखेंगे, है ना, तो ये फिलामेंट्स से, छोटे छोटे माइक्रो फिलामेंट्स से मिलकर बने होते हैं। अब अपन ने पढ़ा था कि फाइबर 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। जो नेचुरल फाइबर है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। मतलब प्लांट फाइबर वो फाइबर जो हमें प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं, जो हमने 6th क्लास में पढ़ा, कॉटन एंड जूट। एनिमल फाइबर वो फाइबर जो हमें एनिमल्स से प्राप्त होता है, जैसे वूल एंड सिल्क, वो अपन ने 7th क्लास में पढ़ा। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के फाइबर होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। चूंकि ये फाइबर ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इनको मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ये लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अपन पढ़ेंगे नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन। नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन और भी हैं। ठीक है, कुल मिला के ये है कि प्लांट फाइबर अपन ने 6th क्लास में पढ़े थे, एनिमल फाइबर 7th क्लास में पढ़ लिए, और सिंथेटिक फाइबर अपन पढ़ रहे हैं 8th क्लास में। सिंथेटिक का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, बनाना, प्रोड्यूस करना, और आर्टिफिशियल रूप से लेब के अंदर बनाना। जबकि नेचुरल फाइबर है जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट है। जैसे कॉटन का प्लांट है, तो कॉटन का प्लांट नेचर के अंदर एग्जिस्ट होता है। फिर अपने बात करते हैं, जैसे कॉटन का जो फाइबर है, जो एनिमल प्लांट फाइबर है, ये अपन ने समर सीजन में पहना था। कौन सी सीजन में? समर सीजन में। जबकि जो वूल का जो फाइबर है, ये अपन ने विंटर सीजन में यूज लिया। जबकि रेनी सीजन में आप देखते हो, अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो प्लास्टिक पॉलीथीन के कपड़े आते हैं, वो भी पहनते हैं। हालांकि जो सिंथेटिक फाइबर है, ये सभी सीजन में काम आ रहे हैं, सभी सीजन में काम आ रहे हैं। जैसे आपकी मम्मी या मेरी मम्मी है, पॉलिस्टर की साड़ियाँ पहनती है, पॉलिस्टर की साड़ियाँ पहनती कि नहीं पहनती, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। इसके बाद हम चलते हैं आगे, सिंथेटिक फाइबर। देखो, सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको बता दिया, जो लेब के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, तो लेब के अंदर बनाया जाता है। अब बनाए कैसे जाते हैं? छोटे छोटे इसके स्मॉल यूनिट्स होते हैं, उन स्मॉल यूनिट्स को एक जगह लिया जाता है। इसको ऐसे समझो कि जैसे अपन ने पर्ल्स की माला पहनी, मोतियों की माला पहनी, तो वो माला तो क्या हो गई, एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर हो गया, और वो मोती क्या हो गया, उसकी एक स्मॉल यूनिट्स हो गई। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिख रखा है, ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, स्मॉल यूनिट्स होती है जिनको ज्वाइन करके बनाया जाता है। ईच यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। प्रत्येक यूनिट एक प्रकार से क्या होती है, केमिकल सब्सटेंस होती है। मेनी सच यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। ऐसी ही जो यूनिट्स हैं, जब ये कंबाइन हो जाती है, जैसे मैंने कहा ना, मोती है, मोती कंबाइन होकर मोतियों की माला बन जाती है, तो इस पूरी माला को अपन कहते हैं पॉलीमर। और पॉलीमर है ना, एक ग्रीक वर्ड है। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका पोली का मतलब होता है मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट्स, खूब सारी यूनिट्स। ठीक, पॉलीमर मतलब खूब सारी यूनिट्स आपस में, खूब सारे मोनोमर या खूब सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, पॉलीमर। ये जो पॉलीमर जैसे अपन पढ़ेंगे, ये सारे आर्टिफिशियल पॉलीमर है, जबकि अपने नेचर के अंदर नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं। जैसे 7th क्लास में हमने पढ़ा सेलुलोज, जो ग्रासेस के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज की यूनिट्स से मिलकर बना हुआ होता है। इसी प्रकार स्टार्च, जिसको प्लांट शुगर कहते हैं, जो पोटैटो और राइस में होता है, जो पोटैटो और राइस में होता है, वो भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वो नेचुरल पॉलीमर थे, और इस चैप्टर में अपन आर्टिफिशियल पॉलीमर पढ़ रहे हैं। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स, जैसे इसमें पहला पढ़ रहे हैं अपन रेयन। पहला पढ़ रहे हैं रेयन।
जिसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। मतलब ये दिखने में रेशम के जैसे होता है, लेकिन ये रेशम नहीं होता है, लेकिन एग्जैक्ट रेशम जैसा दिखता है। और रेशम आती है महंगी सिल्क, और ये आता है सस्ता। आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो सिल्क का जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी चाइना में। तो चाइना ने कई दिनों तक इसको छुपा के रखा इस चीज़ को, है ना। और फिर सिल्क रूट के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ को भी सिल्क का पता चल गया, और फिर केमिकली रूप से सिल्क को बनाने लग गए। तो जो ये रेयन है, आर्टिफिशियल सिल्क है, तो इट इज़ लुक लाइक सिल्क, ये सिल्क के जैसे दिखाई देता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, वुड पल्प से इसको ऑब्टेन्ड किया गया था, है ना। सो इट इज़ नोन एज सेमी सिंथेटिक। बेटा 5 मिनट में 10 मिनट में आया। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, वुड पल्प से इसको बनाया गया है ना। अब वुड पल्प क्या होता है, जो लकड़ियाँ होती है, वुड्स प्लांट्स होते हैं, तो इनकी जो स्टीम होता है, तो स्टीम के अंदर ये पल्प ऐसा कुछ आता है ना, जेली लाइक सब्सटेंस आता है, उससे बनाया गया है। तो वुड नेचुरल होती है, तो नेचुरल के कारण ये इसको नेचुरल कह सकते हैं, और लेबोरेटरी के कारण बनाने के कारण इसको सिंथेटिक कह सकते हैं। तो इसके दोनों ही मिक्स हो गया, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक या सेमी नेचुरल कहते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ नोन ए सेमी सिंथेटिक और सेमी नेचुरल। अब देखो ध्यान रखना, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, मतलब बनाई कृत्रिम रूप, कृत्रिम सिल्क या कृत्रिम रेशम, रेशम के जैसे दिखाई देता है ये। रेयन के साथ यदि कॉटन को मिक्स किया जाता है, रेयन के साथ यदि कॉटन को मिक्स किया जाता है तो बेडशीट बनती है उससे, ठीक है। रेयन से कॉटन, रेयन और कॉटन, अब देखो रेयन आर्टिफिशियल नेचुरल, तो बेडशीट बन गई। अगर रेयन के साथ वूल को मिक्स किया जाता है तो कारपेट, जो कारपेट बिछाते नहीं बिछाते अपन अपनी ऑफिस के अंदर बिछा हुआ है, तो उससे आपके बन जाती है कारपेट्स। तो रेयन के साथ कॉटन से बेडशीट और रेयन के साथ वूल से कारपेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है नायलॉन। ध्यान रखना, ये नायलॉन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था। ध्यान रखना, रेयन को फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर नहीं कहेंगे, क्योंकि रेयन का जो रॉ मटेरियल था वो वुड पल्प था, है ना। तो रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल वुड पल्प था। लेकिन नायलॉन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। क्यों कहेंगे, क्योंकि नायलॉन का जो मेटर था वो न तो प्लांट से आया न एनिमल्स से आया, वो आया किससे, कोल से, वाटर से और एयर से। अब कोल, वाटर, एयर ये न तो प्लांट्स के पार्ट है न एनिमल्स के पार्ट है। दूसरी बात, नायलॉन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। NY का मतलब न्यूयॉर्क, LON का मतलब लंदन। मतलब 2 शहर हैं, एक इंग्लैंड का न्यूयॉर्क और अमेरिका का न्यूयॉर्क और इंग्लैंड का लंदन। इन 2 शहरों से मिलकर इसका नाम बना हुआ होता है, ठीक है। पहला सिंथेटिक फाइबर है, ये किससे बनाया गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोल, वाटर और एयर से। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक, ड्यूरे, है ना, एंड लाइट वेट, ये बहुत मजबूत होता है, स्टील के वायर से भी बहुत मजबूत होता है, इलास्टिक होता है और लाइट वेट, हल्के वजन का होता है। इसके यूजेज देखो, इसके यूजेज है टूथब्रशेस, रोप्स, पैराशूट्स, स्लीपिंग बैग्स, कार सीट बेल्ट्स। इनमें ये नायलॉन, 5 मिनट, इसमें ये नायलॉन काम में आता है, टूथब्रशेस बनाने में, रोप्स बनाने में, पैराशूट्स बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में और कारों के सीट बेल्ट बनाने में। तो ये है आपका फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। इसके बाद अपने नेक्स्ट आता है प्लास्टिक, है ना। आप जानते हो प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है ना, अनडिविजिबल पार्ट है। अपन प्लास्टिक कहीं ना कहीं प्लास्टिक से हम जुड़े हुए हैं। आज जैसे पहले जो व्हीकल्स आते थे उनमें मेटल का बहुत ज़्यादा यूज होता था, लेकिन अब हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ होने लग गया। इसका रीज़न क्या है, आगे पढ़ेंगे। प्लास्टिक का रीज़न, इतना प्लास्टिक यूज क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर है, इट इज़ ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक प्रकार का क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। अब ये प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है बेटा। एक प्लास्टिक वो होती है जिसको हम हीट करने पर बेंड कर सकते हैं, वो होती है थर्मोप्लास्टिक। और दूसरी प्लास्टिक वो होती है जिसको हीट करने पर बेंड नहीं कर सकते। मतलब यदि हमने किसी प्लास्टिक को ऐसा रूप दे दिया और उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर उसकी साइज शेप चेंज नहीं हो रही है, तो वो थर्मोसेटिंग, देखो नाम से पता चल रहा है, थर्मो का मतलब होता है हीट, जो हीट देने पर चेंज हो जाए। थर्मोसेटिंग, थर्मो का मतलब हीट, सेटिंग का मतलब सेट हो गई, एक बार गर्म करने के बाद सेट हो जाती है, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो पहला है इट कैन बी बेंट इजीली ऑन हीटिंग, इसको गर्म करने पर इजीली बेंट कर सकते हैं। जैसे अपने पॉलीथीन, है ना, जैसे पॉलीथीन वगैरह आती है ना, उसको आप गर्म करो, चेंज कर दोगे। प्लास्टिक की कुर्सी है, प्लास्टिक की कुर्सी को गर्म करो, पिघल जाएगी। थर्मोसेटिंग में क्या होता है, इट कैन नॉट बी बेंट इजीली ऑन हीटिंग, हीटिंग पर इजीली बेंट नहीं होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इट कैन डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो इजीली डिफॉर्म्ड हो जाती है हीटिंग पर, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, हीटिंग पर इजीली डिफॉर्म्ड का मतलब जो शेप उसको अपन ने दी थी वो शेप चेंज नहीं होती है हीटिंग पे। थर्ड आता है
कि इस थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट होते हैं। मतलब जो स्मॉल यूनिट्स जिसको अपन ने कहा था, वो स्मॉल यूनिट्स लीनियर अरेंजमेंट होती है। लीनियर कैसे, कि जैसे ये स्मॉल यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, ये एक लाइन में है। जबकि थर्मोसेटिंग में आप क्या देख रहे हो, इसमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। क्रॉस लिंक्ड का मतलब जैसे ये है तो ये 4 से जुड़ा हुआ है, इधर से और इधर से, तो ये मजबूत होती है। ध्यान रखना, ये वीक होती है थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होती है। ये ध्यान रखना, ये वीक होती है ना, और ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इट कैन बी रिसाइकल्ड इजीली। थर्मोप्लास्टिक को इजीली रिसाइकल्ड कर सकते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को इजीली रिसाइकल्ड नहीं कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल देखो, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन। बेटा यहाँ से जाओ, आपकी आवाज़ आ रही है, ऑनलाइन वीडियो बन रहा है। पीवीसी, पॉलीथीन, इसमें आ जाएगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीथीन। पॉलीवाइनिल क्लोराइड के पाइप आते हैं, जो स्प्रिंकलर सिस्टम जो अपन ने पढ़ा था, जो पाइप आते हैं फव्वारे के स्प्रिंकलर के, वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड के बने होते हैं। उनको आप गर्म करोगे तो वो पिघल जाएंगे, पिघल के अपन उनको कोई सा भी रूप दे सकते हैं। पॉलीथीन कौन सी, या और एक प्लास्टिक। इस पीवीसी की कोटिंग भी आती है, जो अपने वायर आते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के वायर, अपने घरों में जो वायर आते हैं छोटे छोटे, उन वायर के ऊपर जो रेड कलर की, ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर का, येलो कलर की जो कोटिंग आती है, वो पीवीसी की आती है। ठीक है, तो उनको हीट करते हैं तो वो पिघल जाते हैं। जबकि इधर आते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट पेज में बताता हूँ बेकेलाइट का क्या यूज़ है। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बेकेलाइट पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अगर इसको एक बार जो शेप दे दी, इसको हीट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होने के कारण, जो आपने देखा होगा प्रेशर कुकर, खाना बनाने वाला प्रेशर कुकर है ना, या फ्राइंग पैन है, तो उनके जो हैंडल बने होते हैं ब्लैक कलर के, देखना आप, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। इलेक्ट्रिक स्विचेस बने आते हैं, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। जो फ्यूजेस बने आते हैं, वो बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। इसके बाद एक दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आती है जिसका नाम है मेलेमाइन। तो आपने देखा होगा जब आग लग जाती है तो जो फायरमैन होते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं, वो किसकी बनी होती है, मेलेमाइन की। किसकी बनी होती है, मेलेमाइन की। अभी आपने देखा कोविड-19 में जो डॉक्टर है या जो नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ्स है, तो उन्होंने भी पॉलीथीन के कपड़े पहने थे, वहाँ मेलेमाइन के नहीं पहन रखे थे, उन्होंने सिंपल पॉलीथीन के कपड़े पहन रखे थे। तो मेलेमाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो फायर रेजिस्टेंट होता है। ये फायर रेजिस्टेंट का मतलब आग के खिलाफ ये काम करता है, तो आग नहीं पकड़ता है। तो फायर रेजिस्टेंट होने के कारण फायरमैन के क्लॉथ से टाइल्स ऑफ किचन की टाइल्स भी मेलेमाइन की बनती है। इसी प्रकार एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और है जिसका नाम है टेफ्लॉन। जिसका नाम है टेफ्लॉन। आजकल टीवी में ऐड आता है नॉन स्टिक कुकवेयर। नॉन स्टिक कुकवेयर का मतलब वो कुकवेयर जिसमें फूड को जब हम गर्म कर खाना बनाते हैं तो खाना उसके चिपकता नहीं है। जैसे मान लो अपन खाना बना रहे हैं, एक व्यक्ति का बर्तन बहुत बड़ा है, अपने उसको फुल हीटिंग कर दी, स्टील का बर्तन है, तो सब्जी उसके अंदर जल जाएगी, चींट जाएगी। लेकिन जब टेफ्लॉन के अंदर कोटिंग है, जैसे आजकल जो फ्राइंग पैन आते हैं सब्जी पकाने के, तो टेफ्लॉन की कोटिंग आती है, तो उस टेफ्लॉन की कोटिंग के कारण क्या होगा कि अंदर खाना चिपकेगा नहीं। तो टेफ्लॉन भी एक प्रकार की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब देखिए आप, प्लास्टिक आर आवर फ्रेंड। प्लास्टिक हमारी मित्र है। प्लास्टिक हमारी मित्र क्यों है? बिकॉज इट इज़ नॉन रिएक्टिव। इट इज़ नॉन रिएक्टिव। एक तो ये रिएक्शन नहीं करती है, मतलब इसके अंदर आप ऑयल स्टोर कर दो, इसके अंदर एसिड स्टोर कर दो, है ना, इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर दो, ये रिएक्टिव नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो पिकल्स अचार बनाते थे तो वो चीनी मिट्टी के बर्तनों में, चाइना क्ले में रखते थे, लेकिन आजकल वो बर्तन नहीं होते तो अपन प्लास्टिक के डिब्बों में रख देते हैं। चाहे वो एसिड हो, बेस हो, सोल्ट हो, उनको अपन प्लास्टिक के डिब्बों में रख देते हैं। ये नॉन रिएक्टिव होती है। इट इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये वजन में हल्की होती है, साथ ही मजबूत होती है और ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलती है। इट इज़ चीप, यह सस्ती होती है। प्लास्टिक क्या होती है? सस्ती होती है। इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ, इट इज़ चीप। इट इज़ चीप का मतलब जैसे एक प्लास्टिक की बकेट लाना, एक लोहे की बकेट लाना। प्लास्टिक की बकेट बोतल है वो आपको 200-300 रुपये में मिल जाएगी मार्केट में, जबकि आप एक लोहे की बकेट लाओगे, स्टील की बकेट, लोहे की बकेट तो जंग पकड़ती है, स्टील की बकेट या और कोई लाओगे तो वो आपको कम से कम 1000, 1500, 2000 से कम नहीं मिलेगी। इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूज्ड इन कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स। ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी का है ना, तो इसलिए जो अपने घर पे जो वायर आते हैं, कॉपर के वायर आते हैं, उनके ऊपर जो कोटिंग आती है रेड कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, तो वो इस प्लास्टिक की ही बनाई जाती है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और छोड़ दिया, अगर मान लो जो आर्टिफिशियल फाइबर जो अपन पढ़ रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर, चाहे वो नायलॉन हो या रेयन हो, उनको जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, उनसे बने हुए जो क्लॉथ्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, तो वो इजीली रिंकल्ड नहीं पड़ते, उनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती। मतलब आपने उनको आज पहन लिया, आप कल भी पहन सकते हो, तो वो है ना फोल्ड ज़्यादा, झुर्रियाँ नहीं पड़ती, रिंकल्स नहीं होती। उनको सुखाना, ड्राई करना भी आसान होता है। जैसे आपने धो दिया तो कॉटन का क्लॉथ देर से सूखेगा, वो फटाक से जल्दी से सूख जाएगा, उनको आयरन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस है सिंथेटिक फाइबर के, जो मैंने इस वीडियो में नहीं 4 पॉइंट लिखे हैं, जो 5वां और 6वां पॉइंट लिख सकते हो आप कि इट डज नॉट रिंकल्ड इजीली, मतलब इन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, और डज नॉट रिक्वायर आयरन की भी आवश्यकता नहीं होती है, इनको आयरन की भी आवश्यकता नहीं होती है। और इजीली वॉशेबल, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ इजीली वॉशेबल, इजीली इनको धो सकते हैं और वॉशेबल होते हैं, और इजीली ड्राई हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं। डज नॉट रिक्वायर आयरन की कोई आवश्यकता नहीं होती। भाई आयरन कराओ तो ठीक है ना, डज नॉट रिक्वायर आयरन, इस्त्री प्रेस कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप कॉटन क्लॉथ पहन लो, एक बार पहनते ही उसको आपको आयरन कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब आती है प्लास्टिक आर आवर फॉय। पहले था प्लास्टिक आवर फ्रेंड, अब फॉय कैसे है? बिकॉज इट कैन नॉट डिकम्पोज ईजीली। जैसे आपने पेड़ पौधों के पत्ते हैं, मरे हुए जानवर हैं, एनिमल्स की एक्सक्रीटा है, उसको आपने फेंका कोई ग्राउंड के अंदर या सॉइल के अंदर, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं, उसको डिकम्पोज करके मेन्योर में बदल देते हैं। लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती। डिकम्पोज नहीं होने के कारण वो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट अपने पास करती है। यदि इसको जलाते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, जैसे मैंने लिख दिया इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। व्हेन बर्नट इट, जब इसको जलाते हैं। इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन व्हेन एंटर्स इन वाटर बॉडीज, जब वाटर बॉडीज के अंदर जाती है तो वाटर पोल्यूशन करती है। इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर चोकिंग ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स को चोकिंग और ब्लॉकेज भी करती है पॉलीथीन। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ काऊ एंड अदर एनिमल्स। काऊ और जो अन्य जो आवारा बेचारा जो जानवर होते हैं, इधर उधर वांडरिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो क्या खाते हैं? प्लास्टिक वगैरह खा जाते हैं, वो उनके गले में फंस जाती है, फूड पाइप में फंस जाती है, फूड उनके आगे नहीं जा पाता है, तो उनकी डेथ हो जाती है। एक मैं इसमें 5वां पॉइंट जोड़ूंगा कि प्लास्टिक के जो क्लॉथ्स होते हैं, या पॉलीथीन के जो क्लॉथ्स होते हैं, या सिंथेटिक फाइबर के जो क्लॉथ्स होते हैं, तो वो ध्यान रखना, इट कैचेस फायर इजीली, वो आग पकड़ लेते हैं। इट कैचेस फायर इजीली। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किचन में काम करते समय जो एप्रिन पहनता है, खाना बनाने वाला जो कुक होता है, किचन में काम करते समय जो एप्रिन पहनता है, वो कौन से फाइबर का होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है? आप इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना, ठीक है। एक इसका जो नेक्स्ट ये आता है भाई, इसके अंदर पोर्स नहीं होते। 6 पॉइंट जो अपन लिख सकते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं तो डज नॉट हैव पोर्स, सो स्वेट कैन नॉट बी ड्राई इजीली। जो पोर्स नहीं होने के कारण एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो पसीना नहीं सूखेगा। तो ये भी प्लास्टिक क्लॉथ्स की एक डीमेरिट्स है, या उनकी एक कमी है। अब देखो यहाँ पे प्लास्टिक आई, तो आप जानते हो आज एक प्लास्टिक एक सबसे बड़ा कचरा अपने सामने एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आज अपन ऑनलाइन कोई भी सामान मंगाते हैं तो कितने सारी पैकिंग में होके आता है, और उसमें ज़्यादातर कंटेंट प्लास्टिक का आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था या डिस्कवरी हुई थी अपन कहें, उस समय ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली थी। कैसे थी? और देखो प्लास्टिक अभी भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन अपने उपयोग करने के तरीके पर। अपन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। अब जैसे मैंने कहा ये इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। कैसे है? अगर आप प्लास्टिक का कम यूज करोगे, या प्लास्टिक का जैसे जैसे अपन यूज करने लगे तो प्लांट्स बच गए। कैसे? जैसे आज के 10, 20, 25 साल पहले क्या होता था, गाँव में शादी ब्याह वगैरह होते थे, तो उसमें क्या होता था, जो प्लेट आती थी, पत्तल आती थी, वो प्लांट्स की लीव्स की आती थी, तो जिससे प्लांट्स को काटना पड़ता था। उसके बाद
जो कपड़े आते थे, सॉरी जो बैग आते थे वो भी प्लांट्स के बने हुए आते थे, बेम्बो के, ट्री के, इनके, तो इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को काटना पड़ता था। अब जो बैग हैं या जो प्लेट्स हैं सब प्लास्टिक की, सिंथेटिक फाइबर्स की आने लग गई, तो प्लांट्स को फायदा हुआ है। लेकिन साथ में अपन ने एक्सेसिव यूज़ करने लग गए तो उस वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। तो जो गार्बेज होता है या जो प्लास्टिक से जनरेट या जो अपने दैनिक जीवन में डेली यूज़ में जो कचरा जनरेट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल गार्बेज और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को अपन डीकम्पोजेबल गार्बेज भी कह सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को नॉन डीकम्पोजेबल भी कह सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज वह गार्बेज होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म मेन्योर के अंदर चेंज कर दे, खाद के अंदर चेंज कर दे। कौन? अर्थवर्म और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट्स की लीव्स है, डेड ऑर्गेनिक, पेड़ पौधों की पत्तियां तो बायोडिग्रेडेबल है, उनकी खाद बन जाएगी। डेड ऑर्गेनिज्म में मरे हुए जानवर है तो उनकी भी खाद मेन्योर बन जाएगी। एनिमल एक्सक्रीटा है तो उनकी भी मेन्योर बन जाएगी। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गार्बेज है उसको न तो अर्थवर्म न कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेन्योर में चेंज नहीं कर सकता। जैसे प्लास्टिक का है, मेटल्स का है, ग्लासेज, कांच वगैरह है, तो ये इनकी मेन्योर नहीं बन पाती। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसको अब डंपिंग करना, ऐसे कचरे को डंप करना बहुत बड़ी समस्या है आज अपने सामने। कई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो क्या कर रहे हैं, इस कचरे को जाके ओशियन में डाल रहे हैं। तो वहाँ बेचारे कई फिशेज़ वगैरह जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी जो लाइफ है वो खतरे में पड़ गई है ना। तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है, सो वी कैन टेक सम स्टेप्स फॉर क्लीनिंग ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेगी, जिसमें एक स्टेप सबसे मेन है वो है बाय द यूजिंग ऑफ 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल को हम यूज करके अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। जैसे पहला 5R में आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को कम से कम करो, मतलब पॉलीथीन का उपयोग जहाँ तक हो सके कम से कम। रिड्यूस, पॉलीथीन का उपयोग फर्स्ट जो है रिड्यूस, पॉलीथीन का उपयोग कम से कम किया जाए। मतलब जैसे अपन मार्केट में सब्जी लेने जाए तो कपड़े का बैग लेके जाएं, और मैं हमेशा मार्केट में जाता हूँ तो कपड़े का बैग लेके ही जाता हूँ। किसी दिन गलती से कपड़े का बैग नहीं ले जाता, उस दिन मेरे को बहुत दुख होता है कि यार आज मैंने प्लास्टिक को, पॉलीथीन को यूज़ में लिया है। कोई बात नहीं, अगर मैं पॉलीथीन को मान लो ले लिया तो फिर मैं उसका करता हूँ रीयूज़। रीयूज़ का मतलब उसको दोबारा काम में ले लेता हूँ, दोबारा उस पॉलीथीन को ले जाता हूँ और दुकान वाले को कहता हूँ इसमें डाल दे। थर्ड होता है रिसाइकल। रिसाइकल आपने देखा होगा कि अपने गली में रद्दी पेपर लेने वाले आते हैं, वो क्या करते हैं, रद्दी पेपर का, लोहे प्लास्टिक का, वो इसको क्या करते हैं, वो इसको रिसाइकल करके चेंज करते हैं। जैसे ये रफ कॉपी में जिसमें पढ़ा रहा हूँ, ये कागज़ ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल कागज़ जो रद्दी बन गई थी, जो न्यूज़पेपर जो रद्दी बन गई थी, उस रद्दी को रिसाइकल किया हुआ है। जो आपका न्यूज़पेपर का पेपर आता है वो भी ओरिजिनल कागज़ नहीं है, वो भी एक प्रकार से जो अपनी अच्छा पेपर जो हो जाता है, जो अपने वेस्ट हो जाता है, उससे बनाया हुआ, रिसाइकल करके बनाया हुआ है। यह आपके चैप्टर कंप्लीट है। इसके आप क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, बिकॉज दीज फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन इन लेबोरेटरी, सो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक। अब मार्क करना है करेक्ट आंसर को। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट कैसे होता है? पहला, इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, इट फाइबर कैन ऑल्सो बी वुवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। तो रेयन कैसे डिफरेंट है? तो यहाँ आएगा इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। ये सिल्क जैसा तो दिखाई देता है लेकिन ये वुड पल्प से प्राप्त होता है, इसलिए ये सेमी सिंथेटिक है। पूरी तरीके से सिंथेटिक नहीं है, पूरी तरीके से नेचुरल नहीं है, मतलब बीच वाली सिस्टम है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखो। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर्स। बी ऑप्शन देखो, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। सिंथेटिक है ना, सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं तो सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल को? इसका आंसर आपको बताना है, ध्यान रखना। लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के जैसे प्लास्टिक भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। गिव एग्जाम्पल्स विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसे आपको एग्जाम्पल देना है कि नाइलॉन फाइबर्स स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने आपको बताया था रोप में, रस्सी में। एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। तो इसका मैंने बताया था कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव, नॉन कोरोजिव। नॉन कोरोजिव का मतलब प्लास्टिक के बर्तनों के जंग नहीं लगता, प्लास्टिक के कंटेनर के जंग नहीं लगता। प्लास्टिक का एक चीज़ जरूर है कि अगर अपन उसको धूप में रखते हैं तो प्लास्टिक जल्दी खराब होती है, बाकी अगर छाया में पड़ी हुई प्लास्टिक की कुर्सी है या कोई भी चीज़ है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, तो आपको लिखना है बिकॉज प्लास्टिक आर नॉन कोरोजिव एंड नॉन रिएक्टिव इन नेचर।
डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मैंने वीडियो में बता रखा है। एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सॉस पेन हैंडल क्यों बनाए जाते हैं, तो मैंने बताया था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और देट कैन नॉट मेल्ट इजीली, तो वो पिघलती नहीं है। अपन कुकर को चढ़ाते हैं, कुकर 1 घंटे तक अगर गैस पे चढ़ा रहता है 2 घंटे तक, तो भी उसका जो सॉस पेन का जो हैंडल होता है, सॉस पेन या कुकर का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना हुआ होता है, और बेकेलाइट का बना हुआ होने से वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और वो इजीली बेंट नहीं होता, इजीली मेल्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस और प्लग बोर्ड्स ये भी बेकेलाइट के बने होते हैं और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जो अगर हीट होने पर कभी मान लो वो हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, तो भी इलेक्ट्रिक प्लग और स्विच नहीं जलते हैं। अब कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, वो पहचानने आपको। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल्स, तो इसमें कौन से को रिसाइकल किया जा सकता है, कौन से को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, तो ये आप इसमें से देख के करना। 9th क्वेश्चन है, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राना गिविंग योर रीजन। राना को कपड़े खरीदने हैं गर्मियों के लिए, तो उसको कॉटन के शर्ट खरीदने चाहिए या सिंथेटिक शर्ट खरीदने चाहिए, तो ये आप राना को बताना और उसका आंसर भी देना। वैसे आपने जिस बच्चे ने दिमाग लगाया 6th क्लास में अच्छी तरीके से उसने पढ़ लिया था, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कॉटन शर्ट्स। राना को आप क्या एडवाइज करोगे, कॉटन शर्ट्स के लिए, और क्यों, क्योंकि कॉटन शर्ट हैव टिनी पोर्स, कॉटन शर्ट में छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे एयर कैन गो, है ना, एयर कैन ट्रांसफर देम, एयर उनसे ट्रांसफर हो सकती है, और एयर ट्रांसफर होने से अपना स्वेट इजीली सूख सकता है और अपने को समर से या गर्मी से राहत मिलती है ना, रिलीफ मिलती है। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोजिव इन नेचर, ऐसा एग्जाम्पल दो कि प्लास्टिक नॉन कोरोजिव नेचर में है, तो आप क्या बताओगे कि जैसे प्लास्टिक के अंदर वाटर भर दिया तो प्लास्टिक खराब नहीं होती है, लेकिन जैसे आपने आयरन की बाल्टी वो है बकेट है, उसके अंदर आपने वाटर फिल किया तो उसके अंदर रस्टिंग हो जाएगी। शुड द हैंडल एंड ब्रिस्टल्स ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ सेम मटेरियल, क्या टूथब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल, हैंडल का मतलब तो जो पकड़ते हो ना टूथब्रश को वो, और ब्रिस्टल का मतलब जो वो आपके टीथ पे जो रब होती है वो, तो क्या दोनों एक ही मटेरियल के बने होते हैं, तो नो। अरे दोनों एक ही, जैसे पकड़ने वाला वो हार्ड होता है, अगर उसको आप अपने टीथ पे चलाओगे तो आपके गम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस, जहाँ तक हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करो। तो इसका मैंने वो आपको लास्ट में बताया था कि प्लास्टिक कैन नॉट डिकम्पोज इजीली, है ना, इफ प्लास्टिक कैन कॉज एयर पोल्यूशन इफ बर्न्ड प्लास्टिक, तो वो इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन बी। जैसे पॉलिस्टर है तो पॉलिस्टर में आप क्या लिखोगे, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पल्प लिखोगे, क्या लिखोगे, यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स ये लिखोगे, या यूज टू मेक नॉन स्टिक, तो ये आएगा फैब्रिक डू नॉट रिंकल इजीली। तो पॉलिस्टर की जो साड़ी होती है उस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, झुर्रियों का मतलब है कि सलवटें नहीं पड़ती है। अगर कॉटन की साड़ी मम्मी पहनती है तो आप मम्मी को पूछना, कॉटन की साड़ी एक बार पहन ली तो उसमें सिलवटें पड़ जाती है, फिर उसको आयरन करवानी पड़ती है लॉन्ड्री में ले जाके। टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन से क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर बनते हैं। रेयन, तो रेयन किससे बनाई गई थी, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प से बनाई गई थी, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक कहा था। नाइलॉन, तो नाइलॉन का क्या आ जाएगा, यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स, पैराशूट्स वगैरह ये बनाने के काम आता है। नेक्स्ट आता है 14 क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्प कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। ये मैंने आपको बताया था, देखो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, पर प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान है कि इससे जो फॉरेस्ट होते हैं उनका कंजर्वेशन हुआ है, कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पुराने समय में जो खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काम में लेते थे शादी वगैरह में, ब्याह वगैरह में, और आजकल प्लास्टिक की प्लेटें वगैरह काम में आ रही है, तो फॉरेस्ट बच रहे हैं। इसी प्रकार जो सामान लाने ले जाने में जो बेम्बो है, बेम्बो ट्री की जो वो बनाई जाती थी, बकेट बनाई जाती थी, लेकिन आजकल हम प्लास्टिक के बर्तन ले रहे हैं, तो उससे अपन फॉरेस्ट बच रहे हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी सो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक एक्टिविटी से बताओ कि थर्मोप्लास्टिक पुअर कंडक्टर है। तो इसकी एक्टिविटी में आप बता सकते हो कि जब जो ये वायर होते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम ले जाते हैं, कैरी करते हैं, तो उनकी जो कोटिंग होती है वो थर्मोप्लास्टिक है। तो कैसे है कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हेवी लोड आ जाता है, जैसे अपन ने 7th में पढ़ा था, तो ओवरलोडिंग वगैरह जो होती है तो उससे वो वायर इजीली जो वो उसके ऊपर की कोटिंग है वो जल जाती है, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर है। ये तरीका पढ़ाने का कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बताइए। ओके, थैंक यू।